इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 95 होगी, 95 भाव बढ़ गई, GST लगा। क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 5-6 महीने में पूरा फोकस औरंगाबाद के ऊपर इस वजह से था कि यहाँ के भी पूरे पेशेंट्स, चाहे कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर हो, वो पूरे वहाँ पर ही भेजे जा रहे थे। इसलिए यहाँ पर आना हुआ नहीं। लेकिन अब 14 तारीख से लोकसभा का अधिवेशन है, तो मैंने ये सोचा कि लोकसभा अधिवेशन में जाने से पहले एक मर्तबा लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं वो समझते चलूँ, चाहे फिर वो शेतकरी हो, किसान हो, या जो ग्रामीण इलाके के अंदर जो सुविधाओं का अभाव है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आज के दिन आया था। मुझे पिछले कई बार से याकूब भाई, सलीम भाई ने मुझे बताए थे कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो पुराने इलाके के अंदर था और जिससे बहुत अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया है। देखिए, अगर इमारत अगर है तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहा है। मैंने अभी यहाँ पर सिविल सर्जन से बात की और सिविल सर्जन का कहना है कि चूँकि मतलब कोरोना के लिए बहुत सारी बिल्डिंगों को रिजर्व रखा गया है, तो वो बिल्डिंग भी रिजर्व रखी गई है कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। अब ये कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर कब तक रहता है, लेकिन वो वहाँ पर मेरे हिसाब से एक फुल हॉस्पिटल रहना चाहिए। उसके लिए मैंने अभी जो डॉक्टर आए थे, क्या नाम है, दिगांवकर साहब, उनको मुझे सिविल सर्जन साहब ने ही कहा था कि उसका पूरा स्टेटस डॉक्टर दिगांवकर साहब के पास है। मैंने दिगांवकर साहब से कहा है कि मुझे आप दिल्ली जाने से पहले पूरे जितने भी पत्र व्यवहार हुए हैं उसके ताल्लुक से वो आप फॉरवर्ड करें मुझे, ताकि तो हम उसको स्टाफ किस तरह से लाया जा सकता है उसके लिए ये हम देखेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हमारी अभी फ़िलहाल एक ऐसे NGO के साथ बात चल रही है जो ग्रामीण इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स सेटअप करने में इंटरेस्टेड है, जो पूरी तरह से मुफ्त के हॉस्पिटल्स रहेंगे, जिसके अंदर दवाइयाँ टोटली मुफ्त रहेंगी, जितने भी लैब टेस्ट रहेंगे ये पूरी तरह से। उन्हें सिर्फ जगह चाहिए, आप जगह दे दें। तो जब तक अगर ये इमारत अगर खाली पड़ी हुई है तो हम उनके साथ भी बात करेंगे, उनको पर भी ये प्रस्ताव देंगे कि अगर आप ये यहाँ पर डालना चाहते हैं। हम बेसिकली बहुत ज़्यादा जो ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स है नहीं, अब यहाँ पर आने के बाद है तो मुझे एक निवेदन ये भी दिया गया है कि जो बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं है, या डॉक्टर्स है लेकिन वहाँ पर अटेंड ही नहीं करते हैं। तो ऐसी पूरी लिस्ट हम मंगा के रखेंगे और इनके ऊपर मॉनिटरिंग किस तरह से की जा सकती है वो बहुत गंभीरता से लेंगे। मेरा मकसद यही है कि हम मेरे 5 सालों के अंदर में ये कोशिश ये करेंगे कि कन्नड़ का कोई भी पेशेंट आप औरंगाबाद में रेफ़र नहीं करें, गंगापुर का कोई भी पेशेंट आप औरंगाबाद के अंदर नहीं रेफ़र करें। ये समझ में आ सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी है, कैंसर का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल औरंगाबाद के अंदर है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन डिलीवरी के पेशेंट्स या छोटे जो अब तो ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के लिए यहाँ पर मुझे दुख इस बात का हुआ था कि इतने सारे वेंटिलेटर्स कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर को दिए गए हैं, लेकिन इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर आपके पास 10 वेंटिलेटर्स अगर आप कन्नड़ के लिए रख रहे हैं तो कन्नड़ के अधिकारियों को और वहाँ पे औरंगाबाद में बैठे हुए जितने भी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, जिला परिषद का CEO हो या सिविल सर्जन हो, इनको सबको मालूम है कि वेंटिलेटर्स की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है, कि वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर लाकर आपने 10 वेंटिलेटर्स डाल दिए हैं। कितने लगाए गए हैं मैंने CEO साहब से पूछा तो एक भी नहीं लगाया गया है। गंगापुर के अंदर कितने सारे वेंटिलेटर्स पड़े हैं, वैजापुर के अंदर 19, मतलब बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी अगर रहा तो वहाँ पर 19 वेंटिलेटर्स की सुविधा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर रहा तो। और यहाँ पर आपने 19 वेंटिलेटर्स ला के तो डाल दिए हैं। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा है तो लोग मर रहे हैं। अब या तो ये था कि वेंटिलेटर्स हमने वापस औरंगाबाद में बुला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लगाए उसको, या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लगाए।
अगर यहाँ के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर वो वेंटिलेटर्स लेकर चलाने के लिए तैयार है, ये गारंटी के साथ कि हम इलाज तो करेंगे पेशेंट का, लेकिन वेंटिलेटर्स का चार्ज नहीं लगाएंगे, तो वो वेंटिलेटर्स हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी यहाँ पर देने के लिए तैयार है। अगर इस तरह का सुझाव या प्रस्ताव अगर कोई आता है तो बहुत सारे शेतकरियों के ताल्लुक से जो अभी अतिवृष्टि जो हुई है उसके ताल्लुक से गवर्नमेंट का क्या है, कर्ज माफ़ी का जो चल रहा है, बराबर से कर्ज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दों को जब तक है तो आप पर्सनली मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इनसे बात नहीं करेंगे तो वहाँ पर दिल्ली में उसको सही तरीके से उठा नहीं सकते थे। तो एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के इरादे से मैं यहाँ पर आया हुआ था और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का जितना भी बजट है वो बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग इतनी सारी शिकायतें लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से बजट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आप अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो आरोग्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर खर्च करिएगा। बाकी जितने भी बाहर जब निकल कर आते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर या दूसरे जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, तो ये जब रास्ते के ऊपर जाते हैं तो समझ में आता है कि ये काम किस तरह का हुआ है करके। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पूरी तस्वीरें अपनी टीम को भिजाकर हमने पूरे है तो फोटोग्राफ्स निकाले हैं, उसके वीडियोस निकाले हैं। और मैं पर्सनली तकरीबन एक महीना भर पहले मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में ये पूरे फोटोग्राफ्स के साथ कौन सा सड़क किसने और कब बनाया था, ये पूरे है तो प्रधानमंत्री ऑफिस को पर्सनली मैंने देखे रहा है। नितिन गडकरी साहब के साथ मैंने पूरी चर्चा करके कि मैं बोला साहब देखिए ये आप जो पैसा दे रहे हैं इसमें से अब आप मुझे सड़क बता दीजिएगा कहाँ पे है करके। बोर्ड लगा हुआ है कि 2017 के अंदर है तो इतने करोड़ रुपए की रोड बनी है करके, लेकिन रोड कहाँ है वो आपको ढूंढना पड़ता है। और मैंने उस निवेदन के अंदर ये मांग की है कि ठेकेदारों के साथ साथ जो भी अधिकारी थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का, NHAI का जो भी है अधिकारी जिसने है तो ये रोड को अप्रूव किया था, क्वालिटी इसकी ये किया था, इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। ये लिखित तौर के ऊपर मैंने विद एविडेंस के साथ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो अधिकारी हो या आपका ठेकेदार हो। उसमें क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ है कि रोड बनने से पहले ही किसको कितना क्या क्या जाने वाला है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि ठेकेदार मस्त है क्योंकि अधिकारी भी खा रहा है और जनता त्रस्त है, वैसी हालत हो गई है उसमें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो सड़कों की हालत जो ख़राब है, और आपके ज़रिए लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर सड़कें बनी हैं, वो कोई भी स्कीम के अंदर बनी हुई, और अगर वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि ये सड़क अब है ही नहीं, गायब हो गई है, एक बारिश के अंदर पूरी तरह से साफ हो गई है, उन्होंने फोटोग्राफ्स के साथ उसकी पूरी जानकारी मेरे पास देना। हम इतना दबाव लेकर आएंगे कि वो कंप्लेन करने से पहले ही ठेकेदार ने दोबारा वो काम शुरू कर देना चाहिए वहाँ पे, वरना इनके ऊपर FIR रजिस्टर करने की हमने पूरा केंद्र सरकार को भी, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर भी मतलब पूरी डिटेल्स ये बताया है कुछ रोड के बारे में जो 2017 के अंदर बनी हुई है उसे, लेकिन दूर दूर तक लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर इतने किलोमीटर की रोड बनी है। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के जो रोड की जो हालत है वो देखकर बहुत ही ख़राब लगता है कि वहाँ पर भी इंसान लोग बसते। तो आप लोगों का अगर साथ रहा तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आपसे कुछ सवाल अगर होंगे तो बताइए। माझे 2 प्रश्न आहेत। एक तो शेतकऱ्याचा प्रश्न उपस्थित, शेतकरी अडचणीत आहे, बँक कर्ज देत नाही, परंतु राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना एक विमा योजना राबवली, आम आदमी विमा योजना। राज्य सरकार एका शेतकऱ्याला 325 रुपये भरत होतं, पण राज्य सरकारनं 2018 पर्यंत ते पैसे भरले शेतकऱ्याचे, त्या तलाट्याने घरोघरी शेतकऱ्याला प्रमाणपत्र दिले,
म्हणजे जर विंचू चावला मेला, साप चावला मेला तर 1 लाख रुपये. पण राज्य शासनानं 2018 पासून पैसे भरले नाही. म्हणून माझ्या कल्याण तालुक्यामध्ये 65 शेतकरी मृत्यू पावले. विमा कंपनी म्हणजे विमा बंद झाला, तसं काही लिखित द्यायला तयार नाही. पण ज्या लोकांचे पैसे भरले शेतकरी राज्य शासनानं त्यांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपूर मिळण्यासाठी तुम्ही काय करा. मला हे जे मुद्दा आहे ना, हे मुद्दा जेव्हा मी विधानसभेमध्ये येत होतो तर याच्या बाबतीत अनेकदा चर्चा झाली होती की साप चावला आणि हे याच्यामुळे जे विमा त्यांना मिळायला पाहिजे होतो. आता मला तुम्ही हे कळवल्यानंतर मला माहीत झालेलं आहे की मतलब असं हे बंद करण्यात आलेलं आहे. मी नक्की त्याचा पाठपुरावा करून आणि जे जे प्रलंबित केसेस आहेत ते प्रलंबित केसेस कोणकोणती इन्शुरन्स कंपनीज आहे जे याच्या बाबतीत देत नहीं त्याच्याकडून मी उत्तर मांगना है. कैसा है कि आप अगर मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको लिखित के अंदर कुछ देंगे नहीं, लिखित के अंदर देंगे नहीं. लेकिन मैं आपको यही इसके ऊपर मुझे अगर आपने कंपनी कौन सी है अगर बताएंगे तो उसके ऊपर पूरा डिटेल. शोएब कहाँ है? ये आपने तो कल का कल आपने देखे वो पत्र जिनसे पूरी जानकारी लेना और इसकी एक कॉपी है तो इनके पास भी फॉरवर्ड करना. वो जैसा ही रिप्लाई आता है उसके ऊपर से हम फॉलो करेंगे. क्या म्हणा 355 रुपये सरकार ने गवर्नमेंट भरना. ठीक है, पॉलिसी आज बंद हो गई, लेकिन आज तक तो कल्याण पाटिल के पैसे सरकार ने भरा ना. तो कल्याण पाटिल गुजर गया तो उसके कुटुंब को एलआईसी ने पैसे देने को नहीं चाहिए. तो वो क्यों नहीं दे रहे? 65 लोग अपने कंध तालुके के जिनकी फाइल तहसील में पड़ी हुई है. अरे एलआईसी बोलती बंद है तो एलआईसी ने लिख के देना ना महसूल को तो भाई अभी बंद हो गई, इसके आगे लो मत. नहीं, आपका ये मुद्दा मैं कलेक्टर के मीटिंग के अंदर भी लेता हूँ. इंश्योरेंस कंपनी को भी एक पत्र देते हैं कि लिखित के अंदर उनको जवाब दीजिए कि ये इनको क्यों नहीं आपने इंश्योरेंस दिए है करके उसमें. अरे ऐसे कुछ प्रकरण अगर आपके पास है जिन्होंने पत्र व्यवहार किया है तो वो लोगों को कहिएगा कि उसकी एक प्रत मेरे पास दे बिल्कुल 100%. दुसरा असा विषय पुन्हा आता दवाखान्याचा प्रश्न मांडला, दवाखाना सुरू करायचा सर्वसामान्यांसाठी. पण आज आमच्याकडे जी घाटी आहे ग्रामीण रुग्ण, आमच्याकडे 10 डॉक्टर फक्त पगार घेतात, काम काही करत नाही. आमच्याकडे स्त्रीरोग तज्ञ आठवड्यातून 1 दिवस कामाला येते पण 1,30,000 पगार घेते. अजून कोणत्या बाईचं ऑपरेशन तिने केलेलं नाही. आमच्याकडे हाडाचा डॉक्टर आहे, अजून कोणाचं हाड जोडलं नाही. म्हणजे 10 वर्ष बोलून हे कामं करू राहिले पण काही एक पेशंट करणार ना. अपघात झाला गावांना घाटीत पाठवलं जातं. आमच्याकडे ऑलरेडी ग्रामीण रुग्णालयाला हाडाचा डॉक्टर आहे ना, त्याने 4 भेद जोडले का त्या माणसाचे. मी आपल्याला एक गोष्ट सांगतो की मी जिल्हा परिषद सीओना एक पत्र दिलं होतं मागच्या आठवड्यात. अच्छा, सिव्हिल सर्जनकडे आहे. मी आताही सिव्हिल सर्जनना बोललो की हे आपली मेडिकल जे आहे हे प्राथमिकता आहे. मी दिल्ली जाण्याच्या अगोदर आपण सगळं कागदपत्र घेऊन की किती एम्प्लॉईज आहे आपल्याकडे, त्यांचं वर्किंग पॅटर्न काय आहे. मतलब ते 10 ते 5 बसणारे तर नाही आहे, कारण रात्री 2 वाजताही पेशंट येऊ शकतं आणि तुम्ही सांगितलं असेल की नाही हे सगळं घाटीला पाठवायचं. तो उनका वर्किंग कितना है, उनका शेड्यूल क्या है, कितने एम्प्लॉईज है, कितने आपके पास वैकेंसीज है जो भरने का है. तो इस ताल्लुक से तो मैं पूरा एक रिव्यू डेटा इनको देता हूँ. टोटल भरे यहाँ पर खाली 1 डॉक्टर है, बाकी सब औरंगाबाद. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब कि ऐसी बहुत सारी तकरारें हैं. मेरे पास लिखित के अंदर भी कुछ तकरारें ऐसी आई है कि पीएचसी के अंदर डॉक्टर ही नहीं रहता है, कई दिनों तक आते ही नहीं है. तो हमारा यही कहना है कि इनके पास से है तो हम डेटा चार्ट लेंगे. अब कैसा है कि ये मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी ये लोक प्रतिनिधियों की भी है. देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो मेडिकल स्टोर के ऊपर नहीं है, लेकिन ब्लैक के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा. टॉसिलोजुमैब जो 40-45 हज़ार रुपये का 38-40 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है वो मेडिकल स्टोर के ऊपर नहीं है, लेकिन वो 60,000, 65,000, 70,000 रुपये के अंदर आपको ब्लैक के अंदर मिल जा रहा है. हमने इसके ऊपर ये FDA को ये कंपलसरी किया है कि कितना स्टॉक आ रहा है, कौन से मेडिकल स्टोर के ऊपर जा रहा है, कौन से पेशेंट के पास ये जा रहा है, इसका पूरा डेटा डेली है तो हमको प्रोवाइड करना है. अब मैं आपको रोज रात में बता सकता हूँ कि कितने इंजेक्शंस वहाँ पे अवेलेबल है, और अगर दिए हैं
पहले ये हो रहा है, ये FDA वाला बोल रहा है कि साहब ये 10 इंजेक्शन है तो हमने ये मेडिकल स्टोर वाले को दिए हैं, मेडिकल को फोन कर रहे हैं तो बोल रहे साहब मेरे पास नहीं, ये खत्म हो गए हैं करके। चल आइए इधर बताइए हिसाब की कौन कौन से पेशेंट्स को ये दिया गया है करके। तो इतना हमने मॉनिटरिंग करे है, इतना स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करने के बाद अब ये डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपकी ड्यूटी यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर बैठना ही बैठना है, आपको रहना ही रहना है करके। वरना एक आध डॉक्टर को अगर सस्पेंड कर दें तो बाकी 9 के 9 ठीक हो जाते हैं करके। इनको मतलब आपको एक अचानक जाकर है तो ये चेक करना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर की ड्यूटी है, तो अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। एक आध मतलब आपने वो समझ सकता है कि भाई उसकी भी इमरजेंसी कुछ होगी करके, लेकिन अगर कोई रेगुलर हैबिट अगर बना ले रहा है और वो ये समझ रहा है कि मेरे को किसी पुडारी का सिलेक्शन है, मैं किसी पुडारी के किसी नेता के उसके ऊपर हूँ, उसको खुश करते रहता हूँ और मैं ये करूँगा करके, तो ये धंधे मतलब बंद करना पड़ेगा उसमें, चाहे फिर वो डॉक्टर हो या दूसरा मेडिकल स्टाफ हो। ऐसी बार बार शिकायतें आ रही है और हम तो मैं जिला परिषद के और सिविल सर्जन को दोनों को ही ये लिखित रूप के अंदर ये करने वाला हूँ कि आपका एक फ्लाइंग स्क्वाड आपने तैयार करना है। वो उनके पर्सनल क्लिनिक में ही मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आओ, कुछ इस तरह से कर रहे हैं सर। 2-3 डॉक्टर्स हैं। नहीं, इसका मॉनिटरिंग थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे को इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ इसके ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल इस वजह से नहीं कर सकते हैं, हर एक के पास कोरोना का कुछ ना कुछ बहाना है, तो वो कोरोना थोड़ा सा खत्म होने के बाद इसको स्ट्रीमलाइन करने का पूरे, सिर्फ मैं आप कन्नड़ के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कई कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर हफ्ता भर तो डॉक्टर का पता ही नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद है। सर एम्बुलेंस का भी एक इशू आता है सर कि एक जो है तो हथनूर तक एक एम्बुलेंस होती है और एक हथनूर से एलोरा तक रहती है, तो जो एम्बुलेंस में जो ड्राइवर होते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब अभी हम इधर हैं, जब कन्नड़ के लिए चाहिए होती है तो वो कहते हैं कि हम हथनूर के इधर हैं, और जब एलोरा में चाहिए होती है तो वो कहते हैं कि हम इस साइड है। मेरे पास जो निवेदन आए हैं उसके अंदर एम्बुलेंस के ताल्लुक से भी ये बताया गया है। तो मैंने 5 एम्बुलेंस ये किया था उसमें, लेकिन मोदी साहब ने पूरा फंड ले लिया है हमारा 2 साल तक का, ये है कि वो पैसा पूरा मुझे दे दो करके उसमें। देखिए मेरा मुझसे जब ये कहा गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे जब फोन आया था, स्पीकर साहब के ऑफिस से फोन आया था कि आपकी निधि आप वापस कर दो करके, तो मेरे पास जितना पैसा था वो पूरा का पूरा वापस ले रहे थे। मैं बोला नहीं, आपको पैसा नहीं रोका करके, क्योंकि मेरे कन्नड़ में, गंगापुर में, वैजापुर में, फुल्लाबाद में, सोएगांव में क्या दिक्कत है, ये दिल्ली में बैठकर कोई सेक्रेटरी तय नहीं कर सकता है कि इन हॉस्पिटल्स को क्या चाहिए करके। तो मैंने फ़ौरन है तो मेरे 1 करोड़ रुपये का मैंने लेटर बनाया और मैंने कहा कि साहब 6 वेंटिलेटर जो है वो आपने घाटी हॉस्पिटल को दे देना करके। 6 वेंटिलेटर्स आए, 6 के 6 हमने है तो घाटी हॉस्पिटल को दे डाले। बाकी 10-10 लाख रुपये के हमने प्रस्ताव ये मांगे कि कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर के अंदर इनके जो प्रस्ताव आते हैं वो प्रस्ताव के हिसाब से आप काम करने करके मैंने कलेक्टर को दे दिया। फ़र्क देखिएगा कि आज कम से कम वो जो मेरे 6 वेंटिलेटर्स हैं, जो बच्चों के वेंटिलेटर्स हैं, वो आज यूज़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो वेंटिलेटर्स आए हैं, अब सेक्रेटरी वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम है कि कन्नड़ के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ही नहीं है, तो उसने 10 वेंटिलेटर्स भेज दिया है। 19 वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने के लिए आपको MD रैंक के कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए करके। वेंटिलेटर ऐसी कोई मशीन नहीं है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स लाके है तो लगा डालिए उसके अंदर। उसको आपको MD चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, फिजिशियन चाहिए, ये सब चीज़ें। वैजापुर को 19 वेंटिलेटर्स। अब जब मीटिंग के अंदर मैंने मुद्दा उठाया कि मैंने कहा कि बताइए साहब कितने वेंटिलेटर्स आए हैं, कितने लगे हैं करके, तो उन्होंने पहले तो जानकारी सिर्फ इतनी दी है कि साहब हमने वैजापुर के अंदर 4 लगा दिए हैं, हमने गंगापुर के अंदर 3 लगाए हैं, कन्नड़ के पूरे 10 के 10 वैसे रखे। मैं बोला ये लगे हुए हैं, आए कितने ये बताइए। जब वो हिसाब निकाला गया तो 38 वेंटिलेटर्स ये सब जगह के ऊपर रखे हुए हैं। पिशोर में, कन्नड़ में, गंगापुर में, वैजापुर के अंदर 38 वेंटिलेटर्स, जिसके अंदर एक्चुअली लगे जो है वो 8 वेंटिलेटर्स लगे हैं सिर्फ, और बाकी 30 कहाँ पे, तो सब एक दूसरे की सूरत देख ले रहे भाई, लगने वाले हैं नहीं लगने वाले। जिस दिन मैंने मुद्दा उठाया कि ये वेंटिलेटर्स इमीडिएट लेके आए, आप घाटी हॉस्पिटल को दे, अगर घाटी नहीं लेने तैयार है तो सुपर स्पेशलिटी को दे, या नहीं तो महानगर पालिका ने करोड़ों रुपए का जो मेट्रॉन के अंदर हॉस्पिटल तैयार किया है वो उनको दे। ये क्या कर रहे हैं,
कि वेंटिलेटर्स आए गवर्नमेंट के, 2 MGF को दे डाल रहे, 2 बजाज को दे डाल रहे, 4 इनको दे डाल, अब उसके ऊपर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये तो सरकारी है, गरीब पेशेंटों के लिए है, तो ये है करके प्राइवेट वाले तो अमीर लोग जाएंगे वहां पे पैसा देंगे और अपना इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन मुद्दा उठाया उसी दिन शाम में वेंटिलेटर्स वैजापुर से निकाले गए हैं। मुझे कन्नड़ के ताल्लुक से भी बताया गया है कि कन्नड़ के भी वेंटिलेटर्स वहां पर, भाई आज के पीरियड के अंदर अपने को है तो कचरा के तरीके का उसको रखने का नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर्स की वजह से लोगों की जान जा रही है, वेंटिलेटर्स ही नहीं है बोलते। अब यहाँ पर अगर आके धूल खाते पड़े हुए हैं और आपसे हमको कहानी सुनाएंगे कि नहीं साहब वो कंपनी वाला नहीं लेकर आ रहा है, कंपनी कोई भीख में नहीं मांगे हैं हमने उनसे, या उन्होंने चैरिटी के नाम के ऊपर फुकट में नहीं दिया है। अगर वेंटिलेटर्स आए हैं तो उसने 2 दिन के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए, वो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, ऐसा बैठे हुए माझ्यावर केसेस होऊ शकता, माझी तयारी आहे। ठीक आहे, वाईट आहे आम्ही नक्कीच तुमचे फॅन आहे। तर आता अधिवेशनामध्ये पत्रकार लोकांसाठी मी मुद्दा मांडणार आहे। नाही, एक तर हे जे माझ्यावर केसेस करण्यात आलेलं आहे, माझ्यासोबत जे 70 कार्यकर्ते, हे सगळं पोलिसांना हे समजायला पाहिजे, प्रशासनाला हे समजायला पाहिजे की मी रस्त्यावर का उतरण्याची वेळ आली, एका खासदाराला रस्त्यावर येण्याची वेळ आली। त्याचं कारण एक आहे की औरंगाबादमध्ये इतकं मोठे मोठे खड्डे आणि रस्त्यांची तीच अवस्था, मग ते दाखवण्यासाठी मी रस्त्यावर उतरलो होतो। आमचे सगळं जे आमचे सहयोगी होते त्यांच्यासोबत ते आंदोलन आम्ही केलं आणि नंतर त्यांनी आमच्यावर केसेस रजिस्टर केले। माझी तयारी आहे, तुम्ही माझ्यावर असे प्रकारचे 100 केसेस रजिस्टर करा, मला काहीही सांगायचे नाही आहे, मला काहीही भीती नाही केसेसची। मी लोकांसाठी रस्त्यावर उतरलो होतो आणि पुन्हा उतरणार। मी 8 दिवसाचा टाइम दिलेला आहे, ज्या 8 दिवसामध्ये तुम्ही सगळे रस्त्यांचे खड्डे तुम्ही भरणार नसेल तर पुन्हा मी रस्त्यावर येईल आणि पुन्हा पोलिसांना फ्री हँड आहे की तुम्ही माझ्यावर जे केसेस आहेत ते केसेस करा। पण त्याचा परिणाम काय झालेला आहे तुम्ही आज बघा की औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक एरियामध्ये महानगरपालिकाचे गाड्या फिरत आहे आणि ते खड्डे बुजवण्याचं काम ते करत आहे। तर मला काही करायचं नाही। पत्रकारांच्या बाबतीत हे लोकसभेचं अधिवेशन 14 पासून सुरू आहे, 1 तारखेपर्यंत असणार आहे। पण मोदी साहेबांनी असं सांगितलेलं आहे की तुम्ही प्रश्न कोणीही विचारू शकत नाही। हे 0 आर जे असतं, जे प्रश्न कार्ड जे असतं ते त्यांनी कॅन्सलच केले आहे। म्हणजे तिकडे जे खासदार जे जाणार आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे कि मैं मेरे मन की बात करूंगा, वो तुमको सुनना है करके, बाकी है तो गुपचुप बैठना है। अब स्टार्टिंग के दिन है तो हम जाकर है तो हमारे दिल की बात बोलेंगे उनको कि साहब हम तो ये बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आए हैं, या मोदी जी आपकी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, कौन सा अमित शाह आप कितने मोटे हो गए या दुबले हो गए हैं। हम लोगों का चेहरा देखने के लिए नहीं, लोक प्रतिनिधि जब लोकसभा में जाता है तो बोलने के लिए जाता है। हम वहां पे बिल्डिंग को देखने के लिए अगर है कि हमको खामोश बैठना है तो आपको अधिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमको जूम का पासवर्ड दे दीजिएगा और यहीं पे हम बैठ के तो आपका चेहरा देख लेंगे। सर माझे 3 प्रश्न शॉर्टकट हे जे सगळं चाललेलं आहे, मी त्याच दिवशी मी पत्रकारांचा अध्यक्ष होतो, मी पुण्याला जेव्हा होतो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशनचा मी अध्यक्ष होतो आणि मी सगळ्यांना त्याच दिवशी एक मेल केलं आणि हे सांगितलं की जीवापेक्षा काहीही महत्व नाही। तुमचा मालिक जे आहे ते मुंबईमध्ये बसलेला असेल, दिल्लीमध्ये, की हे बातमी तुम्ही आणा इतकं भीडमध्ये, हे सगळं करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात नको टाका। आणि मी काय मागणी केली की सगळं कॅमेरा पर्सन्स, रिपोर्टर्स जे रोलवर आहे किंवा कॉन्ट्रॅक्टवर आहे त्यांचं सगळ्यांच्या इन्शुरन्स झालंच पाहिजे, ते कंपल्शन करायला पाहिजे असते। आणि जोपर्यंत असोसिएशन त्याच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत शक्य नाही। कारण काय आहे कि अगर आपकी जान अगर गई तो मालिक को ऊपर कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी फोटो छाप देगा और 2 लाइन की खबर दे देगा। अगर कोई मागणी आहे राज्य शासनानं आपल्या कन्नडसाठी आणि पूर्ण राज्यात शिवभोजन म्हणून 10 रुपयात थाळी चालली, परंतु आज कन्नडमध्ये आम्ही स्वतः 4 बातम्या लावल्या कि कागदावर शिवभोजन चालू है। यस सर। अच्छा, ये सर बहुत बड़ा इशू है। बातमी लगाने के बाद यहाँ बोर्ड लगाया गया, मकसद ऐसे यहाँ है फिर वो इतना बोलना है कोरोना जैसी परिस्थिति है, 80% लोग घर में बैठे हैं, 20% लोग घर आने के बाद में पूरी डंडा मार रहा है उसको,
तो 17,619 लोग खाना खाए कैसा? अच्छा सब बस बंद, सब बंद, सब बंद। मैंने छापा। नहीं नहीं, आप आपके जो छापे थे उसकी कॉपी देना उसको। मैं सर 100% उसकी इंक्वायरी सर, आप ये पीरियड में जो भी खा रहा है वो घर जा रहा है।